केमिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट जो होती तो इजी है पढ़ने में, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो जब आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनते, तो इसी के चक्कर में आप क्या करते हो कि केमिस्ट्री को छोड़ देते हो और इग्नोर करते रहते हो। लेकिन केमिस्ट्री ही ऐसी सब्जेक्ट है जो कि अगर आपने अच्छे से फोकस कर लिया आपको टॉपर भी बना सकती है, और अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो आपको बिलो कट ऑफ भी गिरा सकती है। कैसे समझते हैं? तो देखो, अगर बायो में आपके मान लो 340 प्लस स्कोर है जो कि एवरेज स्टूडेंट के आ जाते हैं अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन करें, और फिजिक्स में आपके 120 प्लस या 135 प्लस भी है जो कि डिसेंट स्कोर होता है नॉर्मल एवरेज बच्चे के हिसाब से। लेकिन वहीं अगर आपने केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर कर लिया अच्छे से फोकस करके अच्छी स्ट्रेटेजी लेके, तो आपका स्कोर होता है 650, जो कि काफी डिसेंट एंड काफी अच्छा स्कोर होता है अच्छी रैंक के लिए। लेकिन वहीं अगर आपने थोड़ी बहुत लापरवाही कर दी और केमिस्ट्री को इजी मान के छोड़ दिया और आपका स्कोर बिलो 100 है, यानी 80 85, तो आपका स्कोर हो रहा 555, जो कि आपको बिलो कट ऑफ ले जाता है। तो मैं निशांत कुमार मीना, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मैंने जे 2025 के अंदर 99.98 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री स्कोर किया। साथ ही साथ मैंने नीट 2025 जो टफ पेपर था केमिस्ट्री का, उसके अंदर 156 आउट ऑफ 180 स्कोर किया, एंड बोर्ड 2025 में भी मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। चलो बोर्ड की बातें तो छोड़ते हैं, अभी फोकस करते हैं कि नीट पे। तो नीट के लिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले कमेंट करो कि यस भैया आई कैन डू इट। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि आपकी स्कोर को यहां से यहां लेके चली जाएगी और आपका स्कोर 160 प्लस आएगा ही। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात समझो कि पेपर बनता कैसे एंड पेपर होता क्या है केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले 3 पोर्शन होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। जो फिजिकल होती है वो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होती है, ठीक है। एंड जो इनऑर्गेनिक होती है वो मिक्सचर होती है सब चीज का, मतलब वो इधर उधर बिखरी हुई चीजें होती है इनऑर्गेनिक, तो हमें पता नहीं चलता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। एंड ऑर्गेनिक की बात करें तो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, कॉन्सेप्चुअल होती है, जो कि इजी लगती है हर कोई बच्चे को, ठीक है। इसलिए फिजिकल सबसे टफ लगती है, एंड जो ऑर्गेनिक होती है वो सबसे इजी होती है। और बच्चे क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक पर फोकस करने लग जाते हैं एंड फिजिकल को छोड़ ही देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि 5-7 क्वेश्चन ही तो आएंगे, इनको तो छोड़ ही देते हैं, क्या ही हो जाएगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि एक बार ये समझो कि पेपर बनता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक के अंदर मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आता है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड आता है एनसीईआरटी ऑर्डर्स एंड थ्योरी एग्जांपल्स, ठीक है। एंड थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो रिएक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर अलग अलग रिएक्शन जो हमें क्लास में पढ़ाई जाती है, टीचर हमें पढ़ाता है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक कोई सबस्ट्रेट होगा, उससे कोई प्रोडक्ट बनाया होगा, या तो सबस्ट्रेट दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा और हमसे वो बीच का एंजाइम पूछा होगा, या फिर अपन को सबस्ट्रेट दिया होगा और एंजाइम दिया होगा और अपन से प्रोडक्ट पूछा होगा। ये सारी चीजें हमको दी होती है केमिस्ट्री में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसके लिए 2 सोर्स होते हैं बेसिकली, एनसीईआरटी एंड नोट्स, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि एक बार टीचर ने पूरे नोट्स पढ़ा दिया, अब लास्ट का जो पेज होता था उस चैप्टर का, उसके अंदर मैं सारे ऐसे लिख लेता था, जैसे CH3 CH2OH, इसका PCl5 देंगे तब Cl लगेगा, PCl3 लेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा, SOCl2 से ये कंपाउंड बनेगा, इसे डायजन रिएक्शन बोलते हैं, NABRH2SO4 से ये कंपाउंड बनेगा, HClZnCl2 से ये बनेगा, इसे ग्रुप रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे करके मैंने सबसे जितने भी रिएक्शंस हो सकती है उस चैप्टर के अंदर पॉसिबल, उन सबको एक पेज के अंदर नोट कर लिया, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक तो इतनी सारी बिखरी बिखरी रिएक्शंस होगी वो एक पेज में आ रही है, जिससे मुझे पता रहेगा हाँ इन दोनों के बीच में ये सिमिलरिटी है, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी चीज, सारी रिएक्शंस एक साथ या आ गई इस पेज में, तो क्या होगा कि जब भी मैं पेपर देने जाऊंगा या फिर बार बार इसको रिवाइज करता रहूंगा ताकि सारी रिएक्शंस और ये पेज मेरे दिमाग में छप जाए, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो दूसरा चैप्टर था जिसमें SN1 SN2 ये रिएक्शंस होती है, उनकी मैंने अलग अलग टाइप की रिएक्शंस लिख ली, ठीक है, कि ये ईथर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा। तो ये सारी को मैंने लिख लिया, ठीक है, और ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो सिंपल बात है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, हमें एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से एंड नोट्स पढ़ने हैं अच्छे से। एनसीईआरटी के अंदर जितनी जितनी रिएक्शन देगी ना वो तो हमें मस्ट है, वो तो हमें करनी है। साथ ही साथ नोट्स के अंदर जो टीचर ने अलग से जो रिएक्शन दी हुई है वो भी हमें साथ में साथ करनी है। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमें लास्ट पेज में ऐसा कुछ बना लेना है जिसके अंदर जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी लिख लेनी है और जो नोट्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी लिख लेनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। सेकंड थिंग है कि एनसीईआरटी ऑर्डर्स एंड थ्योरी एग्जांपल्स के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले इसका जो चीज होती है वो होती है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ो तो एक बार आपने मान लो एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, अच्छे से पढ़ ली, आपने समझ ली। अब क्या करो, तो दूसरी बार जब एनसीईआरटी पढ़ो तो साथ में अपनी कॉपी लो और उस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लिखते जाओ, ठीक है। जैसे कि ये एक एनसीईआरटी से मैंने डिराइव किया हुआ है ये पूरा पेज, तो इसमें क्या था, मैंने वो चैप्टर पढ़ा एनसीईआरटी से एंड फिर उसके अंदर जो इंपोर्टेंट लाइंस थी, जैसे कि फ्रीओन्स होता है वो एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, डाइक्लोरोमीथेन के बारे में कुछ चीजें थी, फिर अपना इधर ट्राइक्लोरोमीथेन के बारे में कुछ चीजें थी, जैसे कि डेंसिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ था एनसीईआरटी के अंदर। ये सारी चीजें मैंने क्या किया, जैसे क्लोरीन यूज्ड एज एंटीबायोटिक, क्लोरामफेनिकोल, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, ये ऐसी जो छोटी छोटी चीजें आती है जो कि डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, इनको मैंने एक पेज में लिख लेता था। अब मैं क्या करता था, सेकंड टाइम एनसीईआरटी को बस ऊपर से देखता था एक बार एंड जो ये पेज होता था इसे अच्छे से पढ़ लेता था, ठीक है। तो यही है कि आपको एनसीईआरटी ऑर्डर्स एंड थ्योरी एग्जांपल्स एक पेज में लिख लेना है और बार बार उनको रिवाइज करना है, ठीक है। थर्ड थिंग है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अपना आइसोमर वाले की इसमें कितने आइसोमर है, ये सारी चीजें बताओ। तो इसके लिए सिर्फ 2 चीजें लेनी है आपको, एक तो जो अपने टीचर के नोट्स है, जो वो कॉन्सेप्ट बता रहा है वो अच्छे से समझना है, साथ ही साथ जितनी हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेन जो होता है ऑर्गेनिक के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो यही चीज होती है कॉन्सेप्चुअल।
परंतु इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है और यही क्वेश्चन होता है जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नीडेड होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट जो कि इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर सब सोचते हैं कि रटना, लेकिन कैसे रटना ये कोई नहीं बताता, ठीक है। तो आपको कैसे रटना है इनऑर्गेनिक का स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नोट्स जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको अच्छे से नोट कर लेना है और टीचर कुछ कुछ चीजें समझाता भी है इनऑर्गेनिक में तो वो अच्छे से समझ लेंगे कि ये स्टेप कैसे हुआ, ठीक है। तो वो नोट्स आपको अच्छे से बना लेंगे एंड फिर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी पे गए, लेकिन एनसीईआरटी भी आपको ऐसा नहीं है कि पूरी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, हर चीज रट रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। शुरू में 11th में मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं इनऑर्गेनिक जब भी पढ़ता था तो टेबल के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 इनके ऑर्डर याद रखने की कोशिश करता था, जिसके चक्कर में जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर है वो भी मैं भूल जाता था। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जेईई मेन में बाय चांस कभी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ऑर्डर पूछा हुआ है, वरना हर किसी एग्जाम में आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर पूछा हुआ है। तो आपको एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि चारों आयनाइजेशन एनर्जी याद कर रहे हो आप, सिर्फ एक जो मैक्सिमम पूछा हुआ है वो, और किसी किसी में आयनाइजेशन एनर्जी 2 का भी इंपॉर्टेंट होता है तो वो आपको याद रहना है, ठीक है। हर चीज याद नहीं करनी। तो यही बात है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड ट्रेंड्स है उनको भी नहीं छोड़ना, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड ट्रेंड्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके अलग से नोट्स बना लेने हैं आपको, ठीक है। एक तो जो आपके पास क्लास नोट्स थे वो, एंड सेकंड सोर्स हो गया आपको जो अपने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए थे। अब क्या करना है, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि जब भी आप देखोगे कि इनऑर्गेनिक की जो एनसीईआरटी होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है और काफी पेजेस होते हैं उसके अंदर। अब आप उसको बार बार पढ़ोगे तो काफी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको क्या करना है कि वो चैप्टर के एक बार पढ़ना है फटाफट फटाफट, उसमें देखना है कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और उनके अलग से नोट्स बना लेने, ठीक है। 2 3 पेज में पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो नोट्स है और ये जो आपने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए सिर्फ और सिर्फ उनको ही पढ़ना है, इससे आपका 80% वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उतना करो। अब आप बोलोगे कि भैया जब हम पीवाईक्यूज लगाते हैं जेईई मेन या फिर अपना नीट का पीवाईक्यू तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें देखे ही नहीं होते, कभी हमारे नोट्स में नहीं होते, एनसीईआरटी में नहीं होते, तो उसका क्या करें। तो सिंपल बात है, बड़े भैया की तरह बता रहा हूँ, सिंपल बात है, ऐसे क्वेश्चंस मेरे सामने भी आते थे, कई बार आए, तो मैं क्या करता था, सिर्फ उनकी स्टार मार्क लेता था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था और उनको वहीं रट लेता था। सिंपल बात है कि इनऑर्गेनिक के अंदर इतनी सारी एक्सेप्शन है, इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आप सबको ढूंढने लग जाओगे, सबकी कॉन्सेप्ट याद करने लग जाओगे तो बहुत ही ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो सिंपल बात है, जो मैंने बताया ये दोनों चीजें ये पढ़नी है, और साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अगर आपको उसमें कुछ अटपटा सवाल दिखता है तो उसे स्टार मार्क करके वहीं याद कर लो, ठीक है। या फिर आप उसे नोट्स के अंदर भी नोट कर सकते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये तो मेरे पास है ही नहीं है, ये तो है ही नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं करना, जो भी है इंपॉर्टेंट उसे रट लो वहीं, ठीक है, हो गया काम। अब ऐसे बोलते हैं भैया कि एनसीईआरटी पढ़ी कैसे, तो ये मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो इसको डीएफ एंड ब्लॉक की, तो मैंने इसको देखो ऐसे पढ़ रखा है। जैसे एक तो इंपॉर्टेंट ये अपना ग्राफ्स होते हैं कुछ कुछ। अब ग्राफ्स में भी ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजें की पोजीशन याद कर रहा हूँ, मुझे बस इतना याद रखना चाहिए कि भाई ये मेल्टिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर है ना, और इसके अंदर जो डब्ल्यू है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और जो एमएन है उसका लोएस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए। दूसरा ये सीयू एयू एजी इनका ऑर्डर कई बार पूछ लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट में, तो यहाँ से मैं टेबल से बना सकता हूँ कि सीयू एजी और एयू का क्या होता है। अगला कि इसके अंदर दिया होता है कि वोलेटाइल कंपाउंड क्या होता है, ZnCdH, तो मैं उनको साइड में लिख लेता था ताकि मुझे बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़े। अब मैं क्या करूंगा कि जब अगली बार एनसीईआरटी पढ़ूंगा तो जो सिर्फ अंडरलाइन हो रही है और जो ऐसे मैंने रेड कलर में लिखी हुई है, पेन से लिखी हुई है साइड में, सिर्फ मैं उनको ही पढ़ता था, ठीक है। और हाँ, कई बार क्या होता है कि ये जो इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर अजीब सी थ्योरी दी हुई थी, जब आप उसे पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा, तो वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। जैसे एंड ये जो ZnCdHg इनका भी ऑर्डर मैंने अच्छे से लिख लिया यहाँ पे साइड में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बार बार जब पढ़ूंगा, जब हर चीज नहीं पढ़ूंगा, ये जो थ्योरी है ये सारी चीजें नहीं पढ़नी, मुझे सिर्फ ये जो साइड में पेन से लिखा हुआ है ना ये हर चाहिए, बस इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी तरीका है, या तो आप सेपरेट नोट्स बना लो या फिर एनसीईआरटी के अंदर ही लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि ये चीज यहाँ से ली गई है, ये चीज यहाँ से ली गई है, ठीक है। याद करने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक में यार सारी चीजें नहीं पढ़नी होती, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत मोटी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको टिक मार कर लिया, इसके अंदर अंडरलाइन कर लिया और ये यहाँ पे लिख लिया। जैसे एक चीज होती थी एनके स्टार, एनके मतलब मेरे नाम के हिसाब से निशान कुमार, उसको स्टार करता था कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती थी तो उसको लिख लेता था मैं एनके स्टार, ठीक है। फिर क्या रहता था, जब भी सेकंड टाइम एनसीईआरटी पढ़ता था, एक तो मैं जो पेन वाली चीज होती थी जो पेन से लिखा हुआ है, दूसरा जो एनके स्टार पॉइंट्स है उनको मैं जरूर पढ़ता था, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो आप, लास्ट में क्या होता है, कंपाउंड्स दिए होते हैं इनऑर्गेनिक की, जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो लास्ट में बहुत सारे कंपाउंड्स वगैरह दिए होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ जाते हैं, ठीक है। जब भी मैं इनको पढ़ता था साइड में लिख लेता था, जैसे कि ईडीटी इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, ये सारी चीजें इधर लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं उसको साइड में लिख लेता था। अब क्या हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा मिक्सअप में लिखा होता था, उसको मैंने अच्छे से लिख लिया, क्योंकि हर लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब मैं जब अगली बार पढ़ूंगा तो ये जो पेन से लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ूंगा और मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है। और इनऑर्गेनिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जो टीचर के नोट्स है, दूसरा जो आपने अलग से एनसीईआरटी के नोट्स बनाए, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट, मतलब थर्ड पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के। ये सब छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि सबको लगता है 5-7 क्वेश्चन ही तो है, छोड़ देते हैं, कोई ना। लेकिन जब आप पढ़ोगे अच्छे से सिस्टमिक मैनर में, तब आप अगर उन 5-7 क्वेश्चन को स्कोर कर लिया तो आप टॉपर की रैंक में आ जाते हो, ठीक है। या फिर एक अच्छा स्कोर कर लेते हो और आपको कट ऑफ की वो चिंता ही नहीं रहती। तो अच्छे से फिजिकल करना है, क्योंकि कुछ ही चीजें होती है जहां से क्वेश्चन आते हैं, हर चीज से भी क्वेश्चन नहीं होता फिजिकल के अंदर। और जब आप देखोगे तो 11 जैसे कि 11 के अंदर जाओगे तो मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, इनके अंदर मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल्स वगैरह ये बारे में दिया हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओगे तो वो अलग ही बिल्कुल वो कॉन्सेप्चुअल है ज्यादातर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जैसा है। थर्मोडायनेमिक्स से जाओगे तो वो बिल्कुल अलग ही, उसमें अलग अलग चीजें दी हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव पे ज्यादा ध्यान रखना है, एंथैल्पी वगैरह।
इक्विलिब्रियम तो ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस ही होता है, तो सबके अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप 12th केमिस्ट्री देखोगे, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, तो आपको पता लगेगा कि जो सॉल्यूशन होता है वो मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपका सॉल्यूशन भी अच्छा होगा, ठीक है। एंड सेकंडली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो मोल कॉन्सेप्ट और थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, एंड जो केमिकल काइनेटिक्स है वो मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये जो 12th जितने भी चैप्टर्स है ना, वो सारे 11 के चैप्टर्स की बेस है। तो अगर आपने 11th अच्छे से कर रखी है तो आपकी 12th में बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगी। लेकिन एक और बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 12th पढ़ लेते हैं और 11th पढ़ते नहीं है, तो उनको क्या होती है, 12th में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ठीक है। 11th के ऊपर ही 12th के चैप्टर बेस्ड है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री करो तो मेक श्योर कि आपका 11 के चैप्टर अच्छे से हो, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो कि भैया ये चैप्टर्स इस पे बेस्ड है। इसलिए जब भी आप जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हो तो आपको एक बार मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करना है, एक बार थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से रिवाइज करना, फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाना है, ठीक है। इससे आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब बात करते हैं कि इन्होंने मतलब फिजिकल को पढ़ना कैसे, ठीक है। ये तो बता दिया कैसे कैसे चैप्टर्स बेस होते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टीचर के जो नोट्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ना है, एंड फिर आपको जाना है कोचिंग मॉड्यूल्स पे, क्वेश्चन सॉल्व किया आपने कोचिंग मॉड्यूल्स पे, अब आपको पता चल गया कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोचिंग मॉड्यूल सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि हर कोई कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर कोई फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो जो जो इंपॉर्टेंट है अब आपने उनको शॉर्ट नोट्स में लिख लिया। अब शॉर्ट नोट 1 पीस के शॉर्ट नोट होते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा शॉर्ट नोट भी, जो फिजिकल के हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, जो कि 1 to 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो उनके आपने शॉर्ट नोट बना लिए। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, शॉर्ट नोट को साइड में रखना है, और अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना फिजिकल के अंदर। अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा शॉर्ट नोट से फटाफट उसका फॉर्मूला देखो, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो टीचर से पूछो, दोस्तों से पूछो, ठीक है। और ये साइकिल रिपीट करते जाओ। अब आपको टीचर के नोट्स पे नहीं जाना और ये चीजों पे नहीं जाना, आपको सिर्फ शॉर्ट नोट पढ़ना है और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है, शॉर्ट नोट पढ़ना है और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। तो यही थी यार सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी केमिस्ट्री के लिए, जिसके अंदर आपको फिजिकल भी अच्छे से हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा और इनऑर्गेनिक हो जाएगा।